Chapter 12 Beyond Earth Hindi explained from class 6 Subject Science Book Curiosity अध्याय 12 पृथ्वी से परे नुब्रा इज अ ब्यूटीफुल रीजन इन लद्दाख नुब्रा लद्दाख का एक रमणीय क्षेत्र है An 11-year-old girl, young Dole, and her twin brother Dorje live in one of the villages of this region. यहाँ के एक गांव में 11 वर्ष की एक बालिका यांगडोल और उसका जुड़वा भाई दोरजे रहते हैं। तो दोस्तों ये आप फोटो में देख सकते हो नुब्रा इन लद्दाख इंडिया। लद्दाख का एक क्षेत्र नुब्रा। They love their surroundings, the majestic mountain peaks and the glaciers. But their favorite is the night sky when the entire sky is lit up with thousands of stars, figure 12.1. उन्हें उनके परिवेश के गगनचुंबी पर्वत शिखरों और हिमनदों से तो प्रेम है, लेकिन जगमगाते तारों से भरे रात्रि आकाश को देखना उन्हें सबसे अधिक प्रिय है। चित्र 12.1। तो दोस्तों ये है फिगर द ब्यूटी ऑफ नाइट स्काई फ्रॉम अ वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख इंडिया। लद्दाख में एक अत्यंत अंधेरे स्थान से रात्रि आकाश का सौंदर्य। तो जैसा कि आप देख सकते हो कि रात में कितने अच्छे से सारे तारे दिख रहे हैं हमें आकाश में। द वेदर इन नुब्रा इज ऑलमोस्ट क्लाउडलेस। नुब्रा में मौसम लगभग बादल रहित रहता है। विद ऑलमोस्ट नो एयर और लाइट पोल्यूशन द नाइट स्काई इज वेरी क्लियरली विजिबल। यहाँ वायु प्रदूषण एवं प्रकाश प्रदूषण ना के बराबर होने के कारण रात में आकाश बहुत स्पष्ट दिखाई पड़ता है। नाइट आफ्टर नाइट यांगडोल and Dorje observe the stars and experience an immense sense of awe. यांगडोल और डोरजे एक के बाद एक कई रातों तक तारों का अवलोकन करते हैं और असीम विस्मय का अनुभव करते हैं। Growing up, Yangdol and Dorje have been hearing interesting stories about stars from their elders. बचपन से ही यांगडोल एवं डोरजे अपने परिवार के बड़े सदस्यों से तारों के संबंध में रोचक कहानियां सुनते आए हैं। They have heard how some particular stars in the sky They have heard how some particular stars in the clear skies helped the caravans passing through Nubra in finding direction in the ancient days. उन्होंने सुना है कि प्राचीन काल में साफ आकाश के कुछ विशिष्ट तारे नुब्रा से होकर जाने वाले कारवां के लिए दिशा सूचक का काम करते थे। They wonder how far away and how big the stars are. दोनों बच्चे सोचते रहते हैं कि तारे ना जाने कितने बड़े हैं और कितनी दूर हैं। They also enjoy trying to find some patterns among the stars that remind them of familiar objects. उन्हें तारों के बीच कुछ ऐसे पैटर्न ढूंढने में आनंद आता है जो उन्हें कुछ परिचित वस्तुओं की याद दिलाते हैं। Have you ever looked at the stars in the night sky and tried to connect them with imaginary lines, just like dots and lines in a drawing? क्या आपने रात्रि आकाश में तारों को देखकर उन्हें उसी प्रकार काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ने की कोशिश की है, जैसे हम बिंदुओं और रेखाओं को जोड़कर चित्र बनाते हैं? एक्टिविटी 12.1 लेट अस ड्रॉ। क्रियाकलाप 12.1 आइए बिंदुओं को जोड़कर पैटर्न बनाएं। फिगर 12.2 shows bright stars in one part of the night sky. चित्र 12.2 में रात्रि आकाश में एक भाग में चमकीले तारों को दर्शाया गया है। Look at it carefully and try to imagine a pattern formed by a group of stars. इसका ध्यानपूर्वक अवलोकन कीजिए और इसमें तारों के एक समूह द्वारा बने पैटर्न की कल्पना कीजिए। Draw lines to connect the stars and make the pattern. तारों को रेखाओं द्वारा जोड़िए और पैटर्न बनाइए। Think of an animal or an object that is similar to the pattern drawn by you. Write its name near your pattern. आपके द्वारा बनाए गए पैटर्न से मिलते जुलते जिस जंतु या वस्तु का विचार आपके मन में आता है उसका नाम अपने पैटर्न के पास लिखिए। रिपीट द अबव स्टेप्स एंड मेक सम मोर पैटर्न्स। उपरोक्त चरणों को दोहराइए और कुछ अन्य पैटर्न बनाइए। नाउ थिंक ऑफ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट योर पैटर्न्स। अब अपने पैटर्न से संबंधित कोई रोचक कहानी सोचिए। तो दोस्तों हम लाइंस के थ्रू इन्हें जोड़ते हैं, जैसे कि हम यहाँ चलते हैं फिर यहाँ से चलते हैं यहाँ। तो आपको इन्हें जो स्टार्स हैं इनको लाइन के थ्रू जोड़ना है।
तो दोस्तों इस प्रकार मैंने लाइन से जोड़ा है, तो आप भी इस प्रकार अलग अलग जो स्टार्स हैं उन्हें लाइंस के थ्रू जोड़ के पैटर्न बना सकते हैं। कंपेयर योर पैटर्न्स विद द पैटर्न्स ड्रॉन बाय योर फ्रेंड्स। आपने जो पैटर्न बनाया है उसकी तुलना अपने मित्रों द्वारा बनाए गए पैटर्न से कीजिए। आर दी पैटर्न सेम और डिफरेंट? क्या ये पैटर्न एक जैसे हैं या भिन्न हैं? नरेट योर स्टोरी टू अदर्स एंड लिसन टू देयर स्टोरीज। अपनी कहानी दूसरों को सुनाइए और उनकी कहानी आप सुनिए। डू यू नोटिस डू यू नोटिस दैट एवरीवन्स पैटर्न्स, नेम्स एंड स्टोरीज आर डिफरेंट? इज इट नॉट फन? क्या आपके और आपके साथियों के पैटर्न, नाम और कहानी अलग-अलग हैं? अगर ऐसा है तो क्या यह रोचक बात नहीं है? तो दोस्तों ये है फिगर 12.2 अ पार्ट ऑफ द नाइट स्काई। चित्र 12.2 रात्रि आकाश का एक भाग। नेक्स्ट 12.1 स्टार्स एंड कॉन्स्टलेशंस। तारे और तारामंडल। एट नाइट व्हेन वी लुक अप एट द स्काई वी सी मैनी स्टार्स। हमें रात्रि आकाश में अनेक तारे दिखाई देते हैं। सम स्टार्स आर ब्राइट एंड अदर्स आर डिम। स्टार्स शाइन विद देयर ओन लाइट। कुछ तारे चमकीले होते हैं और कुछ धुंधले होते हैं। तारे स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। Some groups of stars appear to form patterns which are like shapes of familiar things. कुछ तारों के समूह ऐसे पैटर्न बनाते हुए प्रतीत होते हैं जिनकी आकृतियां कुछ जानी पहचानी वस्तुओं से मिलती जुलती होती है। Long ago, when watching stars in the night sky was a favorite pastime of our ancestors, they identified these stars these star patterns with animals, things or characters in stories. बहुत समय पूर्व जब रात्रि आकाश का अवलोकन हमारे पूर्वजों का एक प्रमुख मनोरंजन साधन था, उन्होंने तारों के इन पैटर्न की पहचान जंतुओं, वस्तुओं अथवा कहानियों के पात्रों के रूप में की। डू वी फाइंड पैटर्न्स अमंग द स्टार्स जस्ट फॉर फन और इज देयर सम यूज ऑफ दीज पैटर्न्स? क्या हम केवल मनोरंजन के लिए तारों के पैटर्नों की पहचान करते हैं या फिर इनका कोई उपयोग भी है? Many cultures had names for patterns based on their own stories. अनेक सभ्यताओं अनेक सभ्यताओं में पैटर्न का नाम उनकी अपनी कहानियों पर आधारित थे। These imaginary shapes helped them in recognizing stars in the sky. इन काल्पनिक आकृतियों ने आकाश में तारों को पहचानने में उनकी सहायता की। Recognizing stars and their patterns was a useful skill for navigation in the olden times. तारों और उनके पैटर्न की पहचान प्राचीन काल में यात्रियों के लिए एक उपयोगी कौशल था। बिफोर द अराइवल ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इवन बिफोर द इन्वेंशन ऑफ द मैग्नेटिक कंपास, इट हेल्प्ड पीपल, particularly sailors and travelers, in finding directions at sea or on land. आधुनिक प्रौद्योगिकी के आगमन से पहले, बल्कि चुंबकीय कंपास के आविष्कार से भी पहले, इन पैटर्नों ने नाविकों और अन्य यात्रियों की सागर में और पृथ्वी पर दिशा ज्ञात करने में सहायता की। इट इज स्टिल यूज्ड इन इमरजेंसीज एज अ बैकअप मेथड। अभी भी आपातकालीन स्थितियों में इसका उपयोग वैकल्पिक विधि के रूप में होता है। इन अर्लियर टाइम्स ग्रुप्स ऑफ स्टार्स फॉर्मिंग पैटर्न्स वर कॉल्ड कॉन्स्टेलेशंस। पूर्व काल में तारा समूहों के पैटर्न को तारामंडल कहा जाता था। करंटली द रीजन्स ऑफ स्काई विच इंक्लूड दीज ग्रुप्स ऑफ स्टार्स आर डिफाइंड एज कॉन्स्टेलेशंस। वर्तमान में आकाश के उन भागों को तारामंडल कहा जाता है जिनमें ये पैटर्न हैं। However, since in constellations the patterns of stars are often the most prominent, the term constellation is still commonly used for these groups of stars. क्योंकि आकाश के इन भागों में प्रायः तारों के पैटर्न की ही प्रधानता होती है, इसलिए सामान्यतः तारामंडल शब्द का उपयोग तारों के समूह के रूप में भी किया जाता है। More to know, और भी जाने। Since different cultures denoted the constellation boundaries in different ways, an internationally agreed set of constellation boundaries were defined by the International Astronomical Union (IAU) in the early 20th century. विभिन्न संस्कृतियों ने तारामंडल की परिसीमाओं को अलग-अलग ढंग से निर्दिष्ट किया। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) ने राष्ट्रीय सहमति से तारामंडल की परिसीमाओं को परिभाषित किया। 88 constellations were officially listed, thus dividing the entire sky into 88 regions. आधिकारिक रूप से 88 तारामंडल सूचीबद्ध किए गए हैं
और इस प्रकार संपूर्ण आकाश को 88 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। These regions of sky are now defined as constellations. आकाश के इन क्षेत्रों को अब तारामंडल के रूप में परिभाषित किया जाता है। Some constellations are shown in figure 12.3. चित्र 12.3 में कुछ तारामंडल दर्शाए गए हैं। These stars are joined by imaginary lines drawn for easy identification. इनकी सहजता से पहचान की जा सके इसके लिए तारों को काल्पनिक रेखाओं द्वारा जोड़ दिया गया है। The constellations Orion is often represented as a hunter. तारामंडल ओरायन को प्रायः शिकारी के रूप में निरूपित किया जाता है। There are 3 stars in the middle which represent the belt of the hunter. इस तारामंडल के बीचों बीच जो 3 तारे हैं वे शिकारी की बेल्ट कहलाते हैं। Some people imagine that the hunter Orion followed by his dog constellation Canis Major is battling a bull constellation Taurus. कुछ लोग कल्पना करते हैं कि शिकारी ओरायन एक बैल अर्थात तारामंडल वृष या टॉरस से युद्ध कर रहा है तथा ओरायन का कुत्ता तारामंडल कैनिस मेजर उसके पीछे चल रहा है। कैनिस मेजर कंटेन्स अ स्टार कॉल्ड सीरियस विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द नाइट स्काई। कैनिस मेजर तारामंडल का सीरियस रात्रि आकाश का सबसे चमकीला तारा है। So friends, this is figure 12.3 some constellations and stars. कुछ तारामंडल और तारे। तो यहाँ पर है सीरियस जिसे हिंदी में कहते हैं लुब्धक, ये है कैनिस मेजर और ये है ओरायन और ये है टॉरस जिसे हिंदी में कहते हैं वृष। जैसे आपने सुना होगा वृष राशि, और वृष राशि को भी हम इंग्लिश में कहते हैं टॉरस। The red lines indicate the patterns of stars while the green lines indicate the regions of the sky. लाल रेखाएं तारों के पैटर्न दर्शाती है जबकि हरी रेखाएं आकाश के भागों को दर्शाती है। The lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification. चित्र में दिखाई गई रेखाएं आकाश में दिखाई नहीं देती हैं, इन्हें केवल पहचान की सुविधा के लिए बनाया गया है। More to know, और भी जाने। In Indian astronomy, the term nakshatra is used to denote either a certain star or a group of stars, such as Ardhra, a star called Betelgeuse in the Orion constellation, and Kritika, a group of stars called Pleiades in the Taurus constellation. भारतीय खगोल शास्त्र में नक्षत्र शब्द का उपयोग किसी तारे या तारामंडल के लिए किया जाता है, जैसे आर्द्रा नक्षत्र, ओरायन तारामंडल में बीटलजूज नामक का तारा, कृतिका नक्षत्र, वृष तारामंडल में प्लायोडिज नाम का तारा समूह। एल्डेब्रॉन, a star in the constellation Taurus is known as रोहिणी। एल्डेब्रॉन वृष तारामंडल में एक तारा है जिसे रोहिणी के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे हमें दिए गए हैं सीरियस, बीटलजूज जिसे हम हिंदी में कहते हैं आर्द्रा, यहाँ पर हमें दिया गया है एल्डेब्रॉन जिसे हिंदी में कहते हैं रोहिणी, और यहाँ पे हमें दिया गया है प्लायोडिज जिसे हिंदी में कहते हैं कृतिका। Two distinct patterns of stars, the Big Dipper and Little Dipper, are shown in figure 12.4. चित्र 12.4 में तारों के दो पैटर्न बिग डिपर और लिटिल डिपर दर्शाए गए हैं। The pole star or Polaris, which is part of the Little Dipper, is also shown figure 12.4. इसी चित्र में ध्रुव तारा भी दर्शाया गया है जो कि लिटिल डिपर का अंग है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये रहा लिटिल डिपर, और यहाँ पे सबसे नीचे आप देखोगे तो ये है पोल स्टार। The pole star appears stationary in the north direction, which helps to locate the north direction in the northern hemisphere. ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है, जिसकी सहायता से उत्तरी गोलार्ध में उत्तर दिशा की पहचान की जा सकती है। The Big Dipper lies in the constellation Ursa Major, while the Little Dipper lies in the constellation Ursa Minor. बिग डिपर तारामंडल अर्सा मेजर का अंग है, जबकि लिटिल डिपर तारामंडल अर्सा माइनर में है। इन इंडिया द बिग डिपर इज नोन एज सप्तऋषि एंड द पोल स्टार इज नोन एज ध्रुव तारा। भारत में बिग डिपर को सप्तऋषि के नाम से जाना जाता है और पोल स्टार को ध्रुव तारा कहते हैं। तो दोस्तों आप कह सकते हो ये है ध्रुव तारा, ये वाला, और ये जो है इसे हम कहते हैं सप्तऋषि। Figure 12.4, Big Dipper, Little Dipper and Pole Star. The lines are not seen in the sky and have been drawn only for easy identification. चित्र 12.4 बिग डिपर, लिटिल डिपर एवं ध्रुव तारा। चित्र में दिखाई गई रेखाएं आकाश में दिखाई नहीं देती हैं,
इन्हें केवल पहचान के लिए बनाया गया है। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई सम ऑफ दीज कॉन्स्टलेशंस इन द नाइट स्काई? हम रात्रि आकाश में इनमें से कुछ तारामंडलों की पहचान कैसे कर सकते हैं? Apart from common regional stories associated with stars in the constellations, many forest dwelling communities or tribes of India also have their own stories about them. तारामंडलों में तारों के साथ जुड़ी सामान्य क्षेत्रीय कहानियों के अतिरिक्त भारत के अनेक वनवासी समुदायों एवं जनजातियों का भी उनके संबंध में अपनी स्वयं की कहानियां हैं। For example, the four stars in the Big Dipper that approximately form a rectangle are viewed by tribes in central India as the grandmother's cot, with the three thieves, other three stars, stealing it. उदाहरण के लिए सप्तऋषि के वे चार तारे जो लगभग एक रेक्टेंगल जैसी आकृति बनाते हैं। मध्य भारत की जनजातियां उन्हें दादी माँ की चारपाई के रूप में देखती है और ऐसा मानती है तीन चोर अन्य तीन तारे इसे चुरा रहे हैं। Fishermen along with Konkan coast imagine the four stars as a boat, with the last three stars as the neck of the boat. कोंकण तट के मछुआरे इन्हीं चार तारों की कल्पना एक नाव के रूप में करते हैं, जिनके अंतिम के तीन तारे उस नाव की ग्रीवा है, यानी कि नेक है। 12.2 नाइट स्काई वॉचिंग 12.2 रात्रि आकाश का अवलोकन। If it is a clear cloudless night, a large number of stars may be visible in the sky. यदि किसी रात आकाश में बादल ना हो तो वहां बड़ी संख्या में तारे दिखाई दे सकते हैं। If you stay in a big city, you may find that the clear sky is rarely clear and only a few stars are seen in the night sky. दूसरी ओर यदि आप किसी बड़े नगर में रहते हैं तो आप पाएंगे कि आकाश कभी कभार ही साफ होता है और रात्रि आकाश में केवल कुछ तारे ही दिखाई देते हैं। This is due to light pollution, smoke and dust. यह प्रकाश प्रदूषण, धुएं और धूल की विद्यमानता के कारण होता है। The presence of excessive artificial light at night time is referred to as light pollution. रात्रि के समय अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश की उपस्थिति को प्रकाश प्रदूषण कहा जाता है। In villages or areas where there is less light pollution, a larger number of stars can be seen. गांवों अथवा उन क्षेत्रों में जहां प्रकाश प्रदूषण कम होता है, वहां बड़ी संख्या में तारे देखे जा सकते हैं। Also, your house may be surrounded by tall buildings and trees which may block your view. यह भी हो सकता है कि आपका घर ऊंचे भवनों और वृक्षों से घिरा हो, जिसके कारण आप अधिक बड़े क्षेत्र का अवलोकन कर ही नहीं पाते हो। The night sky is best viewed from open dark areas. रात्रि आकाश को सर्वोत्तम अवलोकन खुले और अंधेरे स्थान से किया जाता है। Do you know? क्या आप जानते हैं? Light pollution is growing sharply globally. विश्व स्तर पर प्रकाश प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। This is reducing our ability to enjoy and study objects in the night sky. अतः रात्रि आकाश के पिंडों के अध्ययन और अवलोकन के आनंद में कमी आती जा रही है। Some dark sky reserves and parks have been established around the world. विश्व भर में कुछ अंधेरे आकाश वाले संरक्षित क्षेत्र एवं उद्यान स्थापित किए गए हैं। Light pollution in the reserves is controlled to preserve dark skies for research. इन संरक्षित क्षेत्रों में अनुसंधान हेतु आकाश में अंधेरा बनाए रखने के लिए प्रकाश प्रदूषण नियंत्रित किया जाता है। There are a few organizations which are working to educate people about reducing light pollution. कुछ संगठन प्रकाश प्रदूषण के संबंध में लोगों को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। Can we try to find any constellation or star of our choice on any night from our location? हम जिस स्थान पर हों, क्या वहां से अपनी पसंद के किसी तारा मंडल अथवा तारे को ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं? Not all stars and constellations are visible from all places on Earth and on all nights in a year. सभी तारे और तारामंडल पृथ्वी के सभी स्थानों से और वर्ष की प्रत्येक रात में दिखाई नहीं देते हैं। For example, the pole star is not visible from the southern hemisphere of Earth. उदाहरण के लिए ध्रुव तारा पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध से नहीं देखा जा सकता है। To identify a star or a constellation, you need to know how a particular constellation looks like and where to look for it in the night sky. किसी तारे या तारामंडल को पहचानने के लिए आपको यह जानने की आवश्यकता होती है कि यह तारामंडल कैसा दिखाई देता है और रात्रि आकाश में इसको कहां देखना चाहिए। To get familiar with the pattern of a constellation, you may use images such as figure 12.3 and figure 12.4.
किसी तारामंडल के पैटर्न से परिचित होने के लिए आप चित्र 12.3 एवं चित्र 12.4 जैसे चित्रों का उपयोग कर सकते हैं। To find out when and in which portion of the sky a star or a constellation will be visible from your location, you may take the help of sky mapping apps that can be downloaded on a mobile phone or other online resources. यह जानने के लिए कि आपकी स्थिति के अनुसार कोई तारामंडल आकाश के किस भाग में और कब दिखाई पड़ेगा, आप किसी आकाश मानचित्रण ऐप की सहायता ले सकते हैं, जिन्हें मोबाइल फोन पर डाउनलोड किया जा सकता है, या फिर किसी अन्य ऑनलाइन संसाधन का उपयोग भी कर सकते हैं। मोर टू नो, और भी जाने, स्काई मैप इज अ वेरी हैंडी ऐप फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशंस एंड प्लैनेट्स फ्रॉम मोबाइल फोन्स। तारों, तारामंडलों एवं ग्रहों की मोबाइल फोन से पहचान हेतु स्काई मैप एक अत्यंत सुविधाजनक ऐप है। स्टेलेरियम इज अनदर सच ऐप। स्टेलेरियम इसी प्रकार का एक अन्य ऐप है। The computer version of Stellarium is free for download and has many features. Stellarium का कंप्यूटर रूपांतर अनेक विशेषताओं से युक्त है और इसे निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है, यानी कि फ्री। प्रिपरेशन फॉर नाइट स्काई वॉचिंग, रात्रि आकाश दर्शन के लिए तैयारी। अंडर द गाइडेंस ऑफ एडल्ट्स, आइडेंटिफाई अ डार्क ओपन एरिया फॉर नाइट स्काई वॉचिंग। वयस्कों के मार्गदर्शन में रात्रि आकाश अवलोकन हेतु किसी खुले और अंधेरे स्थान की पहचान कीजिए। This should be away from lights, tall buildings and trees. यह स्थान कृत्रिम प्रकाश, ऊंचे भवनों और वृक्षों से दूर कहीं होना चाहिए। Choose the date and time based upon what you plan to identify in the night sky. आप रात्रि आकाश में जिस पिंड का अवलोकन करना चाहते हैं, उसी के अनुसार तिथि एवं समय का चयन कीजिए। Choose a moonless night with no clouds, particularly for the pole star which is not very bright. एक ऐसी रात का चयन कीजिए जिसमें आकाश में ना तो बादल हो और ना ही चंद्रमा दिख रहा हो, विशेषकर तब जब आपको ध्रुव तारा देखना हो, क्योंकि ध्रुव तारा बहुत चमकीला तारा नहीं है। इट मे बी यूजफुल टू हैव एक्सेस टू अ मोबाइल ऐप विद अ स्काई मैप और प्रिंट आउट इमेजेस ऑफ द कॉन्स्टेलेशंस यू प्लान टू व्यू। आकाश के मानचित्र से युक्त कोई मोबाइल ऐप अथवा जिन तारा मंडलों को आप देखना चाहते हैं, उनकी आकृतियों के प्रिंट आउट अपने पास रखना उपयोगी होगा। You may also carry a magnetic compass to find directions and a notebook to note or draw your observations. दिशाएं ज्ञात करने के लिए एक चुंबकीय कंपास तथा ऑब्जर्वेशंस लिखने एवं चित्र बनाने के लिए एक नोटबुक भी अपने साथ ले जाना अच्छा रहेगा। On the particular day and time selected, go to the identified place with an adult where the night sky watching is to be done. नियत दिन एवं समय पर किसी वयस्क के साथ उस निर्धारित स्थान पर जाइए जहां रात्रि आकाश का अवलोकन करना है। कॉशन, डू नॉट गो टू अ डार्क ओपन प्लेस एट नाइट टाइम विदाउट एडल्ट्स अकम्पनिंग यू। सावधानी, रात के समय किसी वयस्क को साथ लिए बिना खुले और अंधेरे स्थान पर ना जाएं। तो दोस्तों, किसी एडल्ट के साथ ही आप जाना, ये नहीं कि आप अकेले ही निकल गए किसी अंधेरे इलाके में। ठीक है, तो आपको किसी एडल्ट के साथ जाना है, अपने किसी फैमिली मेंबर बड़े को लेके जाना है। After reaching there, wait for about half an hour for your eyes to get adjusted to the darkness. वहां पहुंचने के पश्चात लगभग आधा घंटा प्रतीक्षा कीजिए ताकि आपके नेत्र अंधेरे के अनुसार समंजित हो जाएं, यानी कि एडजस्ट हो जाएं। This will help you to see the night sky better, figure 12.5. इससे आप रात्रि आकाश का और अच्छे से अवलोकन कर पाएंगे, चित्र 12.5। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आप रात में टीवी देख रहे हो और एकदम छत पे चले गए और मुझे तारे नहीं दिख रहे। आंखों को एडजस्ट होने में आधा घंटा लगता है, तो आपको आधा घंटा वेट करना पड़ेगा। फिर जब आप आंखों से देखोगे तो आपको कुछ स्काई ऐसा दिखाई देगा, क्योंकि आपकी आंखें एडजस्ट हो जाएंगी। और अगर आप साइंस पढ़ते हो तो आपको पता होना चाहिए कि कॉर्निया होता है आइज में। तो कॉर्निया डिसाइड करता है कि भाई कितनी लाइट अंदर जाएगी, कितनी नहीं जाएगी। जब आप लाइट कंडीशंस में होते हो तो कॉर्निया छोटा हो जाता है, जिसकी वजह से लाइट कम जाती है। तो जब आप छत पे जाते हो ऊपर, तो होता क्या है कि आपको दिखाई नहीं देते तारे, लेकिन कॉर्निया एडजस्ट होता है जो हमारी आंखों में लाइट जाती है उसके हिसाब से। जब लाइट कम होती है, जैसे कि आप रात में ऊपर गए, डार्क में गए, तो कॉर्निया बड़ा हो जाता है, जिससे कि ज़्यादा लाइट अंदर जाती है आपकी आंखों में और आपको रात में भी और चीज़ें दिखाई देती हैं। तो यही रीज़न है कि यहाँ पे कहा गया है कि भाई आपको आधा घंटा रुकना है। तो ये चीज़ें भी हम फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे आइस के बारे में, तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। फिगर 12.5, नाइट स्काई वॉचिंग।
चित्र 12.5 रात्रि आकाश का अवलोकन। You may easily identify the Big Dipper and the pole star in the night sky. रात्रि आकाश में आप सप्तऋषि और ध्रुव तारे की पहचान आसानी से कर सकते हैं। एक्टिविटी 12.2 Let us try to locate. क्रियाकलाप 12.2 आइए स्थिति का पता लगाने का प्रयास करें। Look for the Big Dipper during summer time in the early part of the night, say around 9 p.m. सप्तऋषि को देखने के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान रात्रि के लगभग 9 बजे आकाश का अवलोकन करें। व्यू द स्काई अबव द होराइजन टुवर्ड्स द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द स्काई एंड आइडेंटिफाई द बिग डिपर। इसके लिए आकाश के उत्तरी भाग में क्षितिज के ऊपर देखें और सप्तऋषि को पहचानें। वंस यू आइडेंटिफाई द बिग डिपर, ट्राई टू लोकेट द पोल स्टार। सप्तऋषि पहचान में आ जाए तो ध्रुव तारे की स्थिति जानने का प्रयास कीजिए। Look at the two stars present at the end of the Big Dipper's cup and imagine a straight line passing through these towards the north. Big Dipper के कप के अंतिम दो तारों को देखिए और इन्हें जोड़ने वाली एक सरल रेखा की कल्पना कीजिए। At about 5 times the distance between these two stars, the imaginary line will lead to another star which is not very bright. This star is the pole star. इस काल्पनिक रेखा को उत्तर की ओर आगे बढ़ाइए। इन तारों के बीच की दूरी के लगभग 5 गुनी दूरी पर इस काल्पनिक रेखा पर एक तारा दिखेगा जो बहुत चमकीला नहीं है, यही ध्रुव तारा है। यू मे ऑल्सो लोकेट द ब्राइट कॉन्स्टेलेशन ओरायन एंड द स्टार सीरियस इन द नाइट स्काई। इसी प्रकार आप रात्रि आकाश में चमकीले तारा मंडल ओरायन एवं इसमें सीरियस तारे की पहचान भी कर सकते हैं। एक्टिविटी 12.3 लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। क्रियाकलाप 12.3 आइए पहचानने का प्रयास कीजिए। इन इंडिया ओरायन इज बेस्ट व्यूड ड्यूरिंग द मंथ्स ऑफ दिसंबर टू अप्रैल आफ्टर सनसेट, सो लुक फॉर इट ड्यूरिंग दैट पीरियड। भारत में ओरायन को ज्यादा अच्छी तरह दिसंबर से अप्रैल महीनों में सूर्यास्त के बाद देखा जा सकता है, अतः इसे इसी दौरान देखिए। विच स्टार इज क्लोजेस्ट टू अस? कौन सा तारा हमारे सबसे निकट है? 3 bright stars in a short straight line are located around the middle of Orion, imagined to be the belt of a hunter. ओरायन के लगभग बीच में एक छोटी सरल रेखा में 3 चमकदार तारे स्थित हैं, जिनकी कल्पना शिकारी की बेल्ट के रूप में की जाती है। Identify these 3 stars first, as this is the easiest way to find Orion. सबसे पहले इन 3 तारों को पहचानिए, क्योंकि ओरायन तारामंडल की पहचान का यही सबसे सरल विधि है। Once you identify Orion, it is easy to locate the very bright star Sirius, which is located close to Orion. एक बार आपने ओरायन को पहचान लिया, तो इसके पास स्थित अत्यंत चमकदार तारे सीरियस को पहचानना आसान हो जाएगा। Imagine a straight line passing through the 3 middle stars of Orion and look along this line towards the east. This will lead to Sirius. ओरायन के बीच के 3 तारों से गुजरती हुई सरल रेखा की कल्पना कीजिए और इस तारे के अनुदिश पूर्व की ओर देखिए, वहीं पर आपको सीरियस तारा दिखाई देगा। नेक्स्ट 12.3 आवर सोलर सिस्टम। 12.3 हमारा सौर परिवार। द सन, सूर्य। द सन इज अ स्टार। सूर्य एक तारा है। इट इज द स्टार क्लोजेस्ट टू अस। यह हमारे सबसे निकट का तारा है। इट इज एन एक्सट्रीमली हॉट स्फेरिकल बॉल ऑफ गैसेस। यह गैसों का एक अत्यंत गर्म गोला है। द सन गिव्स आउट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दैट इज वाई इट ग्लोज सो ब्राइटली। सूर्य अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है और यही कारण है कि यह इतना चमकदार होता है। द सन प्रोड्यूसेस हीट एंड लाइट एंड इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, फिगर 12.6। सूर्य चित्र 12.6 ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है, जो पृथ्वी पर ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। हाउ बिग इज द सन? सूर्य कितना विशाल है? इट इज अबाउट 100 टाइम्स बिगर देन द अर्थ इन डायमीटर एंड स्टिल इट लुक्स सो स्मॉल बिकॉज इट इज वेरी फार फ्रॉम द अर्थ। डायमीटर में यह पृथ्वी से लगभग 100 गुना बड़ा है, फिर भी यह हमें इतना छोटा दिखाई देता है क्योंकि यह पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर है। फिगर 12.6 द राइजिंग सन। चित्र 12.6 उदित होता सूर्य। द डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ इज अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर।
पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। A useful unit for expressing distances within the solar system is astronomical unit AU, which is approximately the distance between the sun and the earth. यह दूरी एक खगोलीय मात्रक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट या AU कहलाती है। इसका उपयोग सामान्यतः सौर परिवार में बड़ी बड़ी दूरियों को सुविधापूर्वक व्यक्त करने के लिए होता है। मोर टू नो, और भी जाने। The sun, being the brightest object and the source of light and heat on earth, was elevated in most ancient civilizations to the status of a deity. सूर्य को आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड और पृथ्वी पर प्रकाश एवं ऊष्मा का स्रोत होने के कारण अधिकांश प्राचीन सभ्यताओं में देवता के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है। In India, the sun is worshipped as Surya. The heat provided by the sun keeps the earth at a temperature that makes life possible. सूर्य द्वारा प्रदान की गई ऊष्मा पृथ्वी को ऐसे ताप पर बनाए रखती है जिस पर जीवन संभव हो जाता है। Sunlight is essential for plants to grow, which provides food and oxygen to animals, including humans. सूर्य का प्रकाश पौधों की वृद्धि के लिए अनिवार्य है, जो मानवों एवं जंतुओं को भोजन एवं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। The sun is responsible for climate seasons, weather, water cycle, winds, all of which are important for sustaining life on the earth. सूर्य जलवायु, ऋतुओं, मौसम, जल चक्र एवं पवन का कारण है, जो पृथ्वी पर जीवन के संपोषण के लिए महत्वपूर्ण है। Our sun is also a star. हमारा सूर्य भी एक तारा है। So how is it that the sun appears big and lights up the sky, while the other stars look like bright dots in the night sky and are not even visible during the daytime? फिर ऐसा कैसे है कि सूर्य हमें बड़ा दिखाई देता है और इसका प्रकाश पूरे आकाश में फैला रहता है, जबकि अन्य तारे रात्रि आकाश में चमकदार बिंदुओं की तरह दिखाई पड़ते हैं और दिन के समय तो ये दिखाई भी नहीं देते। However, the sun is much closer to us than the other stars, hence it appears much bigger than the stars. अन्य तारों की तुलना में सूर्य हमारे बहुत समीप है, इसलिए यह अन्य तारों की तुलना में बहुत बड़ा दिखता है। As the stars other than the sun are much farther away, they appear like points, even though some of those stars are much bigger than our sun. सूर्य के अतिरिक्त अन्य सभी तारे हमसे बहुत अधिक दूरी पर हैं। वे बिंदुओं जैसे दिखाई देते हैं, यद्यपि इनमें से अनेक तारे सूर्य की तुलना में बहुत बड़े हैं। During daytime, due to the extreme brightness of the sun, it is not possible to view the other stars. दिन के समय सूर्य की चमक के कारण अन्य तारों को देख पाना संभव नहीं हो पाता। More to know, और भी जाने। The star nearest to us after the sun is Proxima Centauri, which lies at a distance of about 2,69,000 AU. This means that its distance is about 2,69,000 times our distance to the sun. सूर्य के बाद हमारे सबसे अधिक निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, जो लगभग 2,59,000 AU की दूरी पर स्थित है। इसका तात्पर्य है कि इसकी दूरी सूर्य से हमारी दूरी की लगभग 2,59,000 गुना है। Are stars the only objects in the sky, or are there more objects which we may not have noticed? क्या आकाश में केवल तारे ही विद्यमान हैं, या फिर अन्य पिंड भी हैं जिनकी ओर अभी तक हमारा ध्यान गया ही नहीं है? There are many more objects in the sky. आकाश में अन्य अनेक पिंड विद्यमान हैं। Our Earth, along with some of these objects and the Sun together, form our solar system. Figure 12.7. इनमें से कुछ पिंडों के साथ हमारी पृथ्वी और सूर्य मिलकर सौर परिवार निर्मित करते हैं। चित्र 12.7। Most of these objects move around the sun. इनमें से अधिकांश पिंड सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। The movement of an object around the sun is called revolution. किसी पिंड का सूर्य के चारों ओर घूमना रिवॉल्यूशन कहलाता है। रिवॉल्यूशन को हम हिंदी में कहते हैं परिक्रमण। नेक्स्ट, प्लैनेट्स, ग्रह। A planet is a large, nearly spherical object that revolves around the sun. ग्रह एक विशाल और लगभग गोलाकार पिंड होता है जो सूर्य की परिक्रमा करता है। Our Earth is a planet as it revolves around the sun as shown in figure 12.7. हमारी पृथ्वी भी एक ग्रह है, क्योंकि यह सूर्य के चारों ओर घूमती है,
जैसा चित्र 12.7 में दर्शाया गया है। द अर्थ टेक्स नियरली 1 year टू कंप्लीट 1 रिवॉल्यूशन। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी को लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। लाइक द अर्थ, देयर आर अदर प्लैनेट्स दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। पृथ्वी की ही तरह अन्य ग्रह भी हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। मोर टू नो, और भी जाने, while revolving around the sun, the earth is also rotating about its axis। सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती भी रहती है, यानी कि अपने एक्सिस पर घूमती है। For one full rotation, the earth takes about 24 hours, which is called a day। अपने एक्सिस पर एक बार पूरा घूम जाने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है, जो एक दिन कहलाता है। Like the Earth, other planets also rotate about their axis while revolving around the sun। पृथ्वी की तरह ही अन्य ग्रह भी सूर्य की परिक्रमा करने के साथ साथ अपने अपने एक्सिस पर घूमते रहते हैं। You will learn more about this in the next grade। इस विषय में और अधिक ज्ञान आप अगली कक्षा में प्राप्त करेंगे, यानी कि क्लास 7th में। तो दोस्तों आप देख सकते हो फिगर 12.7 एन आर्टिस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोलर सिस्टम। चित्र 12.7 चित्रकार द्वारा सौर परिवार का निरूपण। तो आप देख सकते हो यहाँ पे है हमारा सन, जिसे हिंदी में कहते हैं सूर्य। ये जो आपको दिख रहे हैं छोटे छोटे डॉट्स, ये सभी हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। इसके बाद आप देखोगे कि सबसे पहला प्लेनेट हमारा कौन सा आता है, मरकरी, जिसे हिंदी में कहते हैं बुध। उसके बाद कौन सा प्लेनेट आता है, वीनस, जिसे हिंदी में कहते हैं शुक्र। उसके बाद थर्ड प्लेनेट कौन सा आता है, हमारा प्लेनेट जिसपे हम रहते हैं, अर्थ, जिसे हिंदी में कहते हैं पृथ्वी। उसके बाद आता है फोर्थ प्लेनेट, जिसे हम कहते हैं मार्स और हिंदी में कहते हैं मंगल। उसके बाद आती है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट जो हमने डॉट्स देखी हैं वाइट। उसके बाद आता है बड़ा प्लेनेट जुपिटर, जिसे हिंदी में कहते हैं बृहस्पति। उसके बाद सिक्स्थ प्लेनेट आता है हमारा सैटर्न, जिसे हिंदी में कहते हैं शनि। और आप देख सकते हो इसके आसपास होती है एस्ट्रॉइड बेल्ट, इस प्लेनेट के आसपास। उसके बाद आता है यूरेनस और सबसे लास्ट में आता है नेपच्यून, जिसे हम हिंदी में कहते हैं वरुण। यूरेनस को हिंदी में यूरेनस ही कहते हैं। टू फिट दिस फिगर विद इन द पेज, the sizes and distances of various objects are not as per their actual sizes and distances in relation to each other, that is, the sizes and distances are not to scale in the figure। तो दोस्तों चित्र को एक पेज में समाहित करने के लिए विभिन्न पिंडों के आकारों और उनके बीच की दूरियों को उनके वास्तविक आकारों व दूरियों के अनुपात में नहीं रखा गया है, अर्थात चित्र में पिंडों के आकार और उनके बीच की दूरियां किसी स्केल द्वारा निर्धारित नहीं की गई हैं। दोस्तों जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही दूरी है इन दो प्लैनेट्स के बीच में, जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ये बस हमें एक फिगर रिप्रेजेंट यहाँ पे किया गया है सोलर सिस्टम का, ताकि आप देख सको कि कैसा होता है हमारा सोलर सिस्टम। The 8 planets in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune। फिगर 12.7 सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह चित्र 12.7 हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, जिन्हें हिंदी में कहूं तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण। द इनर 4 planets nearest to the sun, Mercury, Venus, Earth and Mars are smaller in size। They have solid surfaces with rocks on them। सूर्य के सबसे निकट के 4 आंतरिक ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। ये चारों आकार में छोटे हैं, इनकी सतह ठोस और चट्टानी है। मोर टू नो, और भी जाने, फ्रॉम एंशियंट टाइम्स वेरियस नेम्स हैव बीन यूज्ड अक्रॉस इंडिया फॉर द प्लैनेट्स विजिबल टू द नेकेड आई। प्राचीन काल से ही बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता के केवल आंख से दिखने वाले ग्रहों के लिए भारत के विभिन्न भागों एवं भाषाओं में भिन्न भिन्न नामों का उपयोग किया जाता रहा है। फॉर एग्जाम्पल बुधा, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगला, मार्स, बृहस्पति और गुरु, जुपिटर एंड शनि, सैटर्न। उदाहरण के लिए बुध, मरकरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ, मंगल, मार्स,
बृहस्पति अथवा गुरु जुपिटर तथा शनि सैटर्न आदि। वीनस इज यूजुअली सीन शाइनिंग ब्राइटली एट dawn and dusk and is commonly called the morning star or the evening star even though it is not a star. वीनस प्रायः भोर और संध्या के समय चमकता हुआ दिखाई देता है, अतः इसे सामान्यतः भोर का तारा या संध्या का तारा कहा जाता है, हालांकि यह तारा नहीं है। Mars is called the red planet because it appears red. This is because the soil on Mars is reddish in color. मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। मार्स को लाल ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह लाल रंग का दिखाई पड़ता है। इसका कारण यह है कि मार्स ग्रह की मृदा यानी कि मिट्टी का रंग लाल है। A large portion of the Earth's surface is covered with water and thus it appears blue from the space. Due to this, the Earth is also called the blue planet. पृथ्वी की सतह का एक बड़ा भाग पानी से ढका है, इसीलिए अंतरिक्ष से यह नीले रंग की दिखाई देती है। इस कारण पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। The four outermost planets, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune, are much larger compared to the Earth and are mostly made of gases. सबसे बाहर के चार ग्रह हैं बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस एवं वरुण, नेपच्यून। पृथ्वी की तुलना में यह बहुत बड़े हैं और अधिकांशतः गैसों से बने हैं। These giant gaseous planets have large flat ring-like structures around them, which are made of dust particles and rocky material. इन विशाल गैसीय ग्रहों के चारों ओर विशाल चपटी रिंग की तरह संरचनाएं हैं जो धूल एवं शैल पदार्थों से बनी हैं। Planets get most of their energy from the sun. ग्रह अपनी अधिकांश ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करते हैं। So, the farther they are, the colder they are in general. अतः जो ग्रह सूर्य से जितनी अधिक दूरी पर होता है, सामान्यतः वह ग्रह उतना ही अधिक ठंडा होता है। The presence of an atmosphere on a planet can trap heat, which can significantly change the temperature of a planet. किसी ग्रह पर यदि वायुमंडल होता है तो वह ऊष्मा को बाहर जाने से रोक सकता है, जिसके कारण उस ग्रह के टेम्परेचर में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। That is why Venus, for example, is hotter than Mercury, although it is farther from the sun. इसी कारण से शुक्र ग्रह बुध ग्रह की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर होने के बाद भी उससे अधिक गर्म होता है। More to know, और भी जाने, there is another object called Pluto that lies farther than Neptune and revolves around the sun. प्लूटो नाम का एक अन्य पिंड भी है जो वरुण ग्रह यानी कि नेपच्यून की तुलना में दूर अवस्थित है और सूर्य की परिक्रमा कर रहा है। इट इज स्मॉलर देन द अर्थ्स मून। इसका आकार पृथ्वी के चंद्रमा के आकार से भी छोटा है। व्हेन इट वाज डिस्कवर्ड इट वाज कॉल्ड अ प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। जब इसकी खोज हुई थी तो इसे सौर परिवार का एक ग्रह कहा गया था। बट लेटर व्हेन सिमिलर मोर स्मॉल ऑब्जेक्ट्स वर डिस्कवर्ड, द इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन IAU in 2006 redefined the requirements of an object to be called a planet. किंतु बाद में जब उसके जैसे अन्य छोटे छोटे पिंडों की खोज हुई तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 2006 में किसी पिंड को ग्रह कहलाने के लिए आवश्यक शर्तों को पुनर्परिभाषित किया। As per this definition, these smaller objects including Pluto are now called dwarf planets. इस परिभाषा के अनुसार प्लूटो सहित इन छोटे पिंडों को अब ड्वार्फ प्लैनेट कहा जाता है और ड्वार्फ प्लैनेट को हम हिंदी में कहते हैं वामन ग्रह। कैन वी आइडेंटिफाई अ प्लैनेट ऑल्सो द वे वी आइडेंटिफाइड द कॉन्स्टेलेशंस। जैसे हमने तारा मंडलों की पहचान की, क्या उसी तरह किसी ग्रह को भी पहचान सकते हैं। अमंग द प्लैनेट्स इट इज इजिएस्ट टू आइडेंटिफाई वीनस विच इज वेरी ब्राइट। ग्रहों में सबसे आसान शुक्र ग्रह को पहचानना होता है क्योंकि यह बहुत चमकदार है। आफ्टर द सन एंड द मून, वीनस इज द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र ग्रह आकाश का सबसे अधिक चमकदार पिंड है। मरकरी, मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न कैन ऑल्सो बी सीन विद द नेकेड आई। बुध, मंगल, बृहस्पति एवं शनि को भी बिना किसी प्रकाशिक उपकरण की सहायता के देखा जा सकता है। They are so far away that they look like shining dots, just like stars. ये ग्रह इतनी अधिक दूरी पर हैं
कि तारों की तरह ही चमकते हुए बिंदुओं जैसे दिखाई पड़ते हैं। सो हाउ कैन वी डिस्टिंग्विश बिटवीन प्लैनेट्स एंड द स्टार्स? फिर हम इन ग्रहों और तारों में भेद कैसे करते हैं? अनलाइक प्लैनेट्स, द स्टार्स अपीयर टू ट्विंकल अ लॉट। ग्रहों के विपरीत तारे अधिक टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। एक्टिविटी 12.4 लेट अस ट्राई टू आइडेंटिफाई। क्रियाकलाप 12.4 आइए पहचानने का प्रयास कीजिए। फॉर मोस्ट ऑफ द ईयर वीनस कैन बी लोकेटेड ईदर एट डॉन और एट डस्क। वर्ष में अधिकतर समय आप शुक्र ग्रह को भोर अथवा संध्या के समय देख सकते हैं, यानी कि सुबह और शाम को। हाउ कैन वी सी द प्लैनेट्स विच आर नॉट विजिबल टू द नेकेड आई? जो ग्रह बिना किसी प्रकाशिक यंत्र की सहायता के केवल आंखों से दिखाई नहीं देते हैं, उन्हें देखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? When you are viewing at dawn, look for it near the eastern direction before sunrise. अगर आप सुबह के समय इसे देख रहे हैं तो सूर्योदय से पहले पूर्व दिशा में देखिए। When you are viewing at dusk, look for it near the western direction after sunset. जब आप संध्या के समय में इसे देख रहे हैं तो सूर्यास्त के पश्चात पश्चिम दिशा में देखिए। While many of the objects in the sky can be seen with our naked eyes directly, we can see them brighter and larger using a pair of binoculars or an instrument called a telescope. Figure 12.8. आकाश के कुछ पिंडों को बिना किसी सहायता के केवल आंखों से देखा तो जा सकता है, किंतु द्विनेत्रीय दूरबीन अर्थात बाइनोक्यूलर अथवा टेलीस्कोप, जिसे हिंदी में कहते हैं दूरदर्शक, चित्र 12.8 नामक यंत्र का उपयोग करने से ये अधिक चमकदार और बड़े दिखाई देने लगते हैं। A telescope also helps us view many dim objects not visible by our naked eyes directly. टेलीस्कोप यंत्र ऐसे अनेक धुंधले पिंडों को देखने में भी हमारी सहायता करता है जो बिना किसी उपकरण के केवल आंखों द्वारा दिखाई नहीं देते हैं। You may get an opportunity to view the sky through a telescope whenever a night sky watching event is organized in your region. जब भी आपके क्षेत्र में कोई रात्रि आकाश दर्शन का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है तो आपको टेलीस्कोप यंत्र के द्वारा आकाश का अवलोकन करने का अवसर प्राप्त हो सकता है। फिगर 12.8 अ टेलीस्कोप। तो दोस्तों, टेलीस्कोप को हम हिंदी में कहते हैं दूरदर्शक। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, मैनी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस कंडक्ट नाइट स्काई वॉचिंग एक्टिविटीज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। अनेक उच्च शिक्षा संस्थान विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए रात्रि आकाश अवलोकन गतिविधियों का आयोजन करते हैं। There are many amateur astronomy clubs all over the country which organize sky watching events periodically. देश भर में ऐसे अनेक अव्यावसायिक खगोलीय संगठन भी हैं जो समय समय पर आकाश दर्शन कार्यक्रम आयोजित करते हैं। Museums and planetariums also organize similar events. म्यूजियम, जिसे हिंदी में हम कहते हैं संग्रहालय, और प्लानिटेरियम, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कृत्रिम नभमंडल, भी इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करते हैं। We know that planets move around the sun. Are there any objects that move around planets? हम जानते हैं कि ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्या कुछ ऐसे पिंड भी हैं जो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं? नेचुरल सैटेलाइट्स, प्राकृतिक उपग्रह। Objects that move around planets are commonly called satellites. ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। They are smaller in size than planets. वे आकार में ग्रहों की तुलना में छोटे होते हैं। Moons are natural satellites of planets. ग्रहों के प्राकृतिक उपग्रहों को चंद्रमा कहा जाता है। The Earth has one moon, while Mars has two moons. पृथ्वी का एक चंद्रमा है जबकि मंगल के दो चंद्रमा हैं। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून हैव अ लार्ज नंबर ऑफ मून्स। बृहस्पति, शनि, यूरेनस एवं वरुण ग्रहों के कई चंद्रमा हैं। द मून, चंद्रमा। Earth's natural satellite, the moon, takes about 27 days to complete one revolution around the Earth. पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरे करने में लगभग 27 दिन का समय लेता है। It is our closest neighbor in the space. यह अंतरिक्ष में हमारा निकटतम पड़ोसी है। Unlike on the Earth, there is hardly any atmosphere on the moon. पृथ्वी के विपरीत चंद्रमा पर वायुमंडल ना के बराबर है। How big is the moon as compared to the Earth? पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा कितना बड़ा है? The moon is about a quarter the size of the Earth in diameter.
चंद्रमा का डायमीटर पृथ्वी के डायमीटर का लगभग 1/4 है। द मून्स सरफेस शोज सर्कुलर बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रेटर्स, फिगर 12.9। चंद्रमा की सतह पर सर्कुलर कटोरे नुमा संरचनाएं दिखाई पड़ती हैं, जिन्हें क्रेटर कहते हैं। क्रेटर को हम हिंदी में कहते हैं गर्त। मोर टू नो, और भी जाने। इन जनरल, एनी ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड अ मच लार्जर ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ सैटेलाइट। सामान्यतः कोई ऐसा पिंड जो अपने से बहुत बड़े पिंड की परिक्रमा करता हो, उसे भी उपग्रह कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अर्थ कैन बी कंसिडर्ड अ सैटेलाइट ऑफ द सन। उदाहरण के लिए पृथ्वी को सूर्य का उपग्रह कहा जा सकता है। द मून इज अबाउट 3,84,000 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ। चंद्रमा पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर की दूरी पर है। Most of these craters have been formed due to the impact of asteroids or rocks from the space hitting the moon's surface. इनमें से अधिकांश क्रेटर अंतरिक्ष से आई चट्टानों अथवा क्षुद्र ग्रहों के आघात से बने हैं। So friends, this is figure 12.9 the moon. चित्र 12.9 चंद्रमा। A. This image taken by Cartosat ISRO. इसरो के कार्टोसैट द्वारा लिया गया चित्र। और बी. क्लोजअप इमेज बाय कैमरास ऑन बोर्ड चंद्रयान 3 इसरो। ये वाला इसरो के चंद्रयान 3 के कैमरों द्वारा निकट से लिया गया चित्र। तो दोस्तों, मैं भी आपको दिखाता हूँ, मैंने भी वीडियो बनाई है कैमरे से अपनी, ठीक है, चंद्रमा की। तो आप भी देख सकते हो यहाँ पे चंद्रमा और पास में उसके क्रेटर्स कैसे दिखाई देते हैं। सिंस देयर इज नो एटमॉस्फेयर, वाटर और लाइफ ऑन द मून, these features stay on the moon's surface for a very long time. चंद्रमा पर वायुमंडल, जल अथवा जीवन विद्यमान ना होने के कारण ये विशिष्ट संरचनाएं उसकी सतह पर लंबे समय से बनी हुई हैं। Although the moon is very far, humans have sent spacecrafts to explore and understand more about the moon. यद्यपि चंद्रमा बहुत दूर है, फिर भी मनुष्य ने चंद्रमा को अधिक अच्छी तरह से समझने और खोजबीन करने के लिए इस पर अंतरिक्ष यान भेजे हैं। इंडिया हैज ऑल्सो लॉन्च 3 चंद्रयान मिशंस टू स्टडी द मून एंड अ फर्दर मिशन इज बीइंग प्लान्ड। भारत ने भी चंद्रमा के अध्ययन के लिए 3 चंद्रयान अभियान पूरे कर लिए हैं और चौथे की तैयारी चल रही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं? टू इम्प्रूव आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मून, इंडियाज फर्स्ट मिशन टू द मून चंद्रयान 1 was launched in 2008 and the second mission चंद्रयान 2 in 2019। चंद्रमा संबंधी हमारी जानकारी में वृद्धि के लिए चंद्रमा पर भारत का पहला अभियान चंद्रयान 1 सन 2008 में छोड़ा गया था और दूसरा मिशन चंद्रयान 2 सन 2019 में भेजा गया। द थर्ड मिशन चंद्रयान 3 was launched in July 2023 and its Vikram lander carrying the Pragyan rover successfully soft landed on the moon on August 23, 2023। तीसरे मिशन के अंतर्गत चंद्रयान 3 को जुलाई 2023 में प्रक्षेपित किया गया। इसका लैंडर विक्रम, जो अपने साथ रोवर प्रज्ञान को लेकर गया था, आसानी से 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर उतर गया। विद दिस मिशन, इंडिया बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू अचीव अ लैंडिंग नियर द लिटिल एक्सप्लोर्ड मून साउथ पोल। इस मिशन के साथ ही भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव के निकट उपकरण उतारने वाला विश्व का पहला देश बन गया। टू मार्क दिस सक्सेस, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड अगस्त 23 टू बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्पेस डे इन इंडिया। इस सफलता को रेखांकित करने के लिए भारत सरकार द्वारा घोषणा की गई कि 23 अगस्त भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। अ फोर्थ मिशन चंद्रयान 4 इज बीइंग प्लान्ड which aims to bring back soil and rock samples from the moon। एक चौथे मिशन चंद्रयान 4 की योजना बनाई जा चुकी है, जिसका लक्ष्य चंद्रमा से मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों को लेकर आना है। एस्ट्रॉइड्स, जिसे हिंदी में हम कहते हैं क्षुद्र ग्रह। द सन एंड द प्लैनेट्स आर नियरली स्फेरिकल इन शेप। सूर्य और ग्रह लगभग गोलाकार आकृति के होते हैं। देयर आर मैनी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स इन द सोलर सिस्टम विच आर रॉकी एंड इरेगुलर इन शेप। सौर परिवार में ऐसे अनेक छोटे पिंड हैं जो चट्टानी हैं और अनियमित आकार के हैं। दीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। ये एस्ट्रॉइड्स कहलाते हैं। मैनी ऑफ दीज एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व अराउंड द सन इन पाथ्स दैट लाई बिटवीन दोज ऑफ मार्स एंड जुपिटर। इनमें से अनेक एस्ट्रॉइड्स
मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच अपने अपने पथों पर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड द एस्ट्रॉयड बेल्ट, फिगर 12.7। यह क्षेत्र एस्ट्रॉयड पट्टी कहलाता है, चित्र 12.7। ओकेजनली एस्ट्रॉयड्स पास वेरी क्लोज टू द अर्थ। कभी कभी एस्ट्रॉयड्स पृथ्वी के बहुत पास से गुजरते हैं। मोर टू नो, और भी जाने, द साइजेस ऑफ एस्ट्रॉयड्स आर फ्रॉम 10 मीटर टू अबाउट 500 किलोमीटर। एस्ट्रॉयड्स का आकार 10 मीटर से लेकर लगभग 500 किलोमीटर तक होता है। नेक्स्ट, कॉमेट्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धूमकेतु। समटाइम्स वी हैव विजिटर्स फ्रॉम द आउटर रीजन्स ऑफ द सोलर सिस्टम। कभी कभी सौर परिवार के बाहरी क्षेत्रों से कुछ आगंतुक पिंड हमारे सौर परिवार में आते हैं। These objects with long tails are called comets, figure 12.10। लंबी पूंछ वाले इन पिंडों को धूमकेतु कहते हैं। They are made up of dust, gases, rocks and ice। ये धूल, गैसों, पत्थर के टुकड़ों और बर्फ के बने होते हैं। As the comet approaches close to the sun, the frozen material in it starts evaporating। जैसे ही कोई धूमकेतु सूर्य के निकट पहुंचता है, इसमें जमे हुए पदार्थ वाष्पीकृत होने लगते हैं। This evaporating material forms the tail of the comet। यह वाष्पित पदार्थ धूमकेतु की पूंछ बनाता है। फिगर 12.10 A comet। चित्र 12.10 धूमकेतु। Comets appear dim as they move away from the sun and then it is not possible to see them with the naked eye। जैसे जैसे धूमकेतु सूर्य से दूर जाते हैं, वे धुंधले दिखाई देने लगते हैं और एक सीमा के बाद उन्हें बिना किसी प्रकाशिक उपकरण के केवल आंख से देख पाना संभव नहीं हो पाता है। Many comets have been found that revolve around the sun। सूर्य की परिक्रमा करने वाले कई धूमकेतुओं का पता लगाया जा चुका है। These comets approach close to the sun periodically। ये धूमकेतु नियत समय अवधि के बाद सूर्य के निकट आते हैं। However, there are a few comets that escape and move out of the solar system। तथापि कुछ ऐसे धूमकेतु भी हैं जो सौर परिवार से पलायन कर जाते हैं। Few other comets get broken up or fall into the sun or other planets when they approach them। कुछ अन्य धूमकेतु टूट जाते हैं या सूर्य अथवा अन्य ग्रहों के पास पहुंचने पर उनमें गिर जाते हैं। More to know, और भी जाने, one famous comet is the Halley's comet which appears every 76 years। Its last appearance was in 1986। एक प्रसिद्ध धूमकेतु हेली धूमकेतु है जो प्रत्येक 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। पिछली बार यह 1986 में दिखाई दिया था। We have learnt about the objects which form the solar system। Which are these objects? The sun, 8 planets, their moons, and many smaller objects including asteroids and comets together form the solar system। हमने उन पिंडों के बारे में जाना जो मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। वह पिंड कौन कौन से हैं? सूर्य, 8 ग्रह, उनके उपग्रह और अनेक अपेक्षाकृत छोटे पिंड जिनमें एस्ट्रॉयड, धूमकेतु शामिल हैं। ये सब मिलकर सौर परिवार कहलाते हैं। द सन, आवर स्टार, इज द लार्जेस्ट एंड द हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट इन द सोलर सिस्टम। हमारा तारा सूर्य सौर परिवार का सबसे बड़ा और सबसे भारी पिंड है। द सन प्रोड्यूसेस ऑलमोस्ट ऑल द एनर्जी इन द सोलर सिस्टम। सौर परिवार में उपलब्ध लगभग संपूर्ण ऊर्जा का जनक सूर्य ही है। All other objects in our solar system shine due to the sunlight that they reflect from their surfaces। हमारे सौर परिवार के अन्य सभी पिंड सूर्य के प्रकाश को अपने सतहों से रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि उसे परावर्तित करते हैं और इसी कारण से चमकते हैं। In Sanskrit and a few other Indian languages, a comet is called धूमकेतु। संस्कृत तथा कुछ अन्य भारतीय भाषाओं में कॉमेट को धूमकेतु कहते हैं। Various tribes in India also call it Puchya Taro, star with a tail, और Zendia Taro, star like a flag। भारत में विभिन्न जनजातियां इसे पुछिया तारो, पूंछ वाला तारा, अथवा झेंडिया तारो, झंडे जैसा तारा भी कहती हैं। In many cultures, comets have been feared and it was earlier believed that comets bring bad luck। अनेक सभ्यताओं में लोग धूमकेतु से भयभीत होते थे। यह भी माना जाता था कि धूमकेतु अपने साथ दुर्भाग्य लेकर आते हैं। However, thanks to scientists, we now know that these are just icy rocky visitors making a trip close to the sun। तथापि वैज्ञानिकों का आभार मानना चाहिए
कि आज हम जानते हैं कि ये मात्र बर्फीली चट्टानों वाले आगंतुक हैं जो सूर्य के पास से होकर गुजरते हैं। वट इज बियॉन्ड द सोलर सिस्टम? अंतरिक्ष में सौर परिवार के आगे क्या है? 12.4 द मिल्की वे गैलेक्सी। 12.4 मंदाकिनी आकाश गंगा। तो गैलेक्सी को हम कहते हैं आकाश गंगा, और जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसे हिंदी में कहते हैं मंदाकिनी आकाश गंगा। In the moonless night sky, viewed from dark locations away from city lights, one can see an extended faint band of light from near north to south across the sky. Figure 12.11। चंद्रमा विहीन रात्रि आकाश में, यानी कि जब चंद्रमा नहीं होता, शहर की रोशनी से दूर किसी अंधेरे स्थान से अवलोकन करें तो आकाश में उत्तर के पास से दक्षिण तक व्याप्त प्रकाश की एक धुंधली पट्टी दिखाई देती है। चित्र 12.11। दिस इज आर होम गैलेक्सी कॉल्ड द मिल्की वे गैलेक्सी और आकाश गंगा। यह आकाश गंगा नाम की वह मंदाकिनी है जिसमें हम रहते हैं। अ गैलेक्सी हैज मिलियंस टू बिलियंस ऑफ स्टार्स। एक मंदाकिनी में करोड़ों से लेकर अरबों तक तारे होते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाश गंगा का ही भाग है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हो फिगर 12.11, मिल्की वे गैलेक्सी एज सीन फ्रॉम अ वेरी डार्क लोकेशन इन लद्दाख, इंडिया। तो दोस्तों, ये है लद्दाख के एक अत्यंत अंधेरे स्थान से दिखने वाली मंदाकिनी आकाश गंगा, और हमारा सोलर सिस्टम भी इसी मिल्की वे गैलेक्सी का एक पार्ट है। और आपको पता है कि लद्दाख से क्यों देख रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे एक तो लाइट पॉल्यूशन कम है, क्योंकि बहुत ही डार्केस्ट एरिया से देखा है, और एयर पॉल्यूशन भी कम है, उसकी वजह से ऐसा दिख रहा है आपको ये पट्टी मिल्की वे गैलेक्सी की। 12.5 द यूनिवर्स। 12.5 ब्रह्मांड। देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। वट इज बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी? मंदाकिनी आकाश गंगा के परे क्या है? देयर आर मैनी गैलेक्सीज इन द आउटर स्पेस बियॉन्ड द मिल्की वे गैलेक्सी। साइंटिस्ट स्टडी देम टू अंडरस्टैंड द स्टार्स, गैलेक्सीज एंड द यूनिवर्स। हमारी मंदाकिनी से परे बाहरी अंतरिक्ष में बहुत सारी मंदाकिनियां हैं। तारों, मंदाकिनियों और ब्रह्मांड के रहस्यों को समझने के लिए वैज्ञानिक उनका अध्ययन करते हैं। इज देयर लाइफ एनीवेयर एल्स इन द यूनिवर्स? क्या ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं जीवन है? वी डू नॉट नो येट इफ लाइफ एग्जिस्ट एल्सवेयर इन द यूनिवर्स। हम अभी तक नहीं जानते कि ब्रह्मांड में कहीं और जीवन है या नहीं। द सर्च फॉर लाइफ हैज बीन डायरेक्टेड मोस्टली टुवर्ड्स एक्सोप्लैनेट्स, the planets discovered revolving around other stars in our galaxy. Till now, scientists have not found any evidence of life, but this search is on and continuing. हमारी मंदाकिनी में अनेक ग्रहों की खोज की गई है जो अपने तारों की परिक्रमा कर रहे हैं। अभी तक वैज्ञानिक अपने तारों की परिक्रमा करते हुए इन बाहरी ग्रहों में कहीं भी जीवन के अस्तित्व का कोई प्रमाण प्राप्त नहीं कर पाए हैं, किंतु जीवन की खोज अभी भी जारी है। तो दोस्तों, अभी भी हम देख रहे हैं इस यूनिवर्स के परे क्या है। बहुत बड़ी यूनिवर्स है ये। समरी, सारांश, की पॉइंट्स। द स्काई इज डिवाइडेड इनटू रीजन्स कॉल्ड कॉन्स्टिलेशंस विच इंक्लूड ग्रुप्स ऑफ स्टार्स दैट अपीयर टू फॉर्म पैटर्न्स। आकाश को क्षेत्रों में बांटा गया है जिन्हें तारामंडल कहते हैं। इनमें ऐसे तारों के समूह सम्मिलित हैं जो पैटर्न बनाते हुए दिखाई पड़ते हैं। द पोल स्टार अपीयर्स स्टेशनरी इन द नॉर्थ डायरेक्शन which helps in locating the north direction in the northern hemisphere. ध्रुव तारा उत्तर दिशा में अचल दिखाई पड़ता है। यह तारा उत्तर दिशा निर्धारित करता है। The sun is a star which produces heat and light. सूर्य एक तारा है जो ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न करता है। A planet is a large, nearly spherical object that revolves around the sun. ग्रह एक विशाल, लगभग गोलाकार पिंड है जो सूर्य के चारों ओर घूमता है। The 8 planets in order of their increasing distance from the sun are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में सौर परिवार के 8 ग्रह हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और वरुण। The Earth revolves around the sun in nearly 1 year. पृथ्वी लगभग एक वर्ष में सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करती है। Objects that move around planets are commonly called satellites. ग्रहों की परिक्रमा करने वाले पिंडों को सामान्यतः उपग्रह कहा जाता है। The moon is Earth's natural satellite. चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है।
द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन नियरली 27 डेज। चंद्रमा लगभग 27 दिनों में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है। द सन, 8 planets, their moons, and many smaller objects including asteroids and comets together form the solar system। सूर्य तथा अन्य 8 ग्रह, उनके उपग्रह तथा अनेक छोटे पिंडों जिनमें एस्ट्रॉयड और धूमकेतु सम्मिलित हैं, ये सब मिलकर सौर परिवार बनाते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज पार्ट ऑफ द मिल्की वे गैलेक्सी। हमारा सौर परिवार मंदाकिनी आकाशगंगा का अंग है। तो दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हम कर चुके हैं ऑलरेडी पहले अलग से वीडियो में, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में और आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। दोस्तों इसी के साथ चैप्टर 12 बियॉन्ड अर्थ यहाँ समाप्त होता है। हमने इस चैप्टर को इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में पढ़ा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।